फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? क्या तेलंगाना का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो सचिवालय भी न जाए? 10 साल तक फार्म हाउस से सरकार चलाने वाले केसीआर को तेलंगाना के फार्मर अपने ने अब तो तय कर लिया है, वो परमानेंटली उसको फार्म हाउस ही भेज देंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का फार्म हाउस वाला किस्सा आखिर क्या है? क्यों 10 साल से केसीआर फार्म हाउस से सरकार चला रहे हैं और सचिवालय में कदम नहीं रखते? 30 नवंबर को तेलंगाना की 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बार तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन वोटिंग से पहले तेलंगाना में केसीआर के फार्म हाउस का किस्सा ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि इस बार जनता ने फार्म हाउस सीएम को परमानेंट फार्म हाउस में भेजने का मन बना लिया है। अब सत्ता के लिए केसीआर का जादू टोना और तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। तो क्या 10 साल से कुर्सी पर बैठे केसीआर का फार्म हाउस वाला किस्सा खत्म होने वाला है? क्या इस बार तेलंगाना में केसीआर का तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा और बीजेपी विजय तिलक लगाएगी? आज तेलंगाना हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। आज तेलंगाना की पहचान हजारों करोड़ रुपए के इरिगेशन स्कीम से होती है। अपनी कार की स्टीयरिंग किसी और पार्टी को थमाकर यहां के मुख्यमंत्री फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। तेलंगाना में इस बार क्या है चुनावी समीकरण? क्या बीजेपी का होगा विजय तिलक या लौटेगी कांग्रेस, या फिर केसीआर अपने ज्योतिष से पलट देंगे पूरा सियासी गणित? इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि केसीआर के फार्म हाउस का कनेक्शन क्या है, क्यों केसीआर सचिवालय नहीं जाते और 10 साल से फार्म हाउस से ही सरकार चला रहे हैं। केसीआर ने तेलंगाना का नया सेक्रेटेरिएट बनवाया, जो कि आप इस वक्त हमारे तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके लिए करीब 700 करोड़ का बजट भी अलॉट किया गया, लेकिन इसी सेक्रेटेरिएट के कारण अब केसीआर जो है वो विपक्ष के हमले में आ गए हैं। दरअसल विपक्ष यानी बीजेपी का ये कहना है कि सेक्रेटेरिएट तो बनवा दिया है, लेकिन केसीआर कभी भी सचिवालय में आते नहीं दिखाई देते। कारण साफ है कि तांत्रिक के कहने पर ही वे सचिवालय नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा अगर करते हैं तो उनके हाथ से सत्ता भी जा सकती है। बीजेपी जो है उनके इस तांत्रिक और साथ ही फार्म हाउस से सरकार चलाने को लेकर बार बार हमलावर होती रही है। यहाँ तक कि बीजेपी का ये भी कहना है कि किसी तांत्रिक के कहने पर ही टीआरएस को भी बीआरएस में तब्दील किया गया। इतना ही नहीं, चुनाव के बीच उन्होंने 3 दिन का राजसूय यज्ञ भी किया था। दरअसल केसीआर तंत्र मंत्र और ज्योतिष पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, या यूं कहें कि अंधविश्वास रखते हैं। वास्तुशास्त्र का भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। सीएम बनने के बाद केसीआर इसीलिए पुराने सचिवालय नहीं गए, क्योंकि उनके ज्योतिष ने कहा था कि तेलंगाना के पुराने सचिवालय भवन में वास्तु दोष है, जिसके बाद वो पुराने सचिवालय बहुत कम गए और ज्यादातर कामकाज अपने आवास प्रगति भवन से ही करते रहे। वास्तु दोष की वजह से ही 2019 में केसीआर ने नए सचिवालय के निर्माण का फैसला लिया। 27 जून 2019 को नए सचिवालय की नींव रखी गई, जो ज्योतिष और अंक शास्त्र के अनुरूप है। इसमें केसीआर सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2020 में पुराने सचिवालय की इमारत को ढाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो करीब 150 साल पुरानी थी। केसीआर सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हुई। केसीआर सीएम आवास में भी ज्यादा नहीं रहते, वो ज्यादातर सिद्दीपेट जिले के एर्रावली गांव में बने अपने फार्म हाउस में रहते हैं और वहीं से सरकार चलाते हैं, इसीलिए सवालों के घेरे में है। आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? क्या तेलंगाना का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो सचिवालय भी न जाए? ప్రజలను కలవని ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? फार्म हाउस मुख्यमंत्री మనకు అవసరమా? సచివాలయానికి వెళ్ళని ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా?
जो मुख्यमंत्री तंत्र मंत्र और ज्योतिष पर इतना अंधविश्वास रखता हो और वास्तु दोष के चक्कर में जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहा हो, क्या उसे कुर्सी में रहने का अधिकार है? बीजेपी हिंदुत्व और सनातन पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाली पार्टी है। इसके बावजूद ना तो पीएम मोदी और ना ही सीएम योगी कोई अंधविश्वास या मिथक को नहीं मानते। अमित शाह लगातार केसीआर पर हमला बोल रहे हैं। पिछले साल 13 जुलाई को उन्होंने कहा था कि केसीआर इसलिए सचिवालय नहीं जाते क्योंकि तांत्रिक ने मना किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री वास्तु के नाम पर सचिवालय एक दिन भी नहीं आए क्योंकि उन्हें अंधविश्वास है कि अगर वो सचिवालय गए तो सरकार गिर जाएगी। चुनावी मौके पर केसीआर का फार्म हाउस वाला किस्सा खूब चर्चा में है। बीजेपी के साथ कांग्रेस नेता भी उन पर तीखे हमले बोल रहे हैं। जो आज महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्म हाउस में जाकर वहां बैठते हैं। तेलंगाना की जनता त्रस्त है और केसीआर फार्म हाउस में बैठकर मस्त हैं। ये आरोप केसीआर पर खूब लग रहे हैं। क्या केसीआर सच में इसीलिए सचिवालय नहीं जाते क्योंकि उन्हें सरकार गिरने का डर है? फार्म हाउस सीएम के आरोपों पर केसीआर के बेटे रामाराव ने कहा कि एक कहता है फार्म हाउस मुख्यमंत्री। कौन सा फार्म हाउस? एक फार्म है और उसमें घर बना है। इसे फार्म हाउस बताकर गलत खबरें फैलाई गई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में एक किसान के बेटे हैं। रैयतों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। केसीआर ज्योतिष और अंकशास्त्र पर इतना ज्यादा अंधविश्वास करते हैं कि ज्योतिषियों की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। 2018 में ज्योतिषियों की सलाह पर उन्होंने 6 दिसंबर को 1:25 पर सीएम पद की शपथ ली क्योंकि 6 नंबर को वो अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। तेलंगाना के पहले सीएम के तौर पर उन्होंने 2 जून को 12:57 पर शपथ ली, जिसका योग 15 यानी 6 होता है। उनकी गाड़ियां, फोन और उनकी डेली लाइफ से 6 अंक गहराई से जुड़ा है। उनके राजनीतिक फैसलों से लेकर रैलियों और कार्यक्रमों तक में ज्योतिषों का प्रभाव रहता है। उनकी फार्मर कोऑर्डिनेशन कमेटी में 15 सदस्य हैं। जिला स्तरीय कमेटी में 24 सदस्य हैं। सभी का अंक योग 6 होता है। जहांगीर पीर में उन्होंने 51 बकरियां भेंट की थी, जिसका योग 6 होता है। ये जो सेक्रेटेरिएट इस वक्त आप हमारे इस तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके लिए 700 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था। नया सेक्रेटेरिएट बनाया गया। 125 फीट की ऊंची जो है बी आर अम्बेडकर की मूर्ति को ही बनाया गया। और ये पूरा जो नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो है नया बनकर तैयार जरूर किया गया, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को लेकर केसीआर को घेर रही है कि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर सिद्दीपेट का उनका जो केसीआर फार्म हाउस है, वहाँ से बाकायदा तेलंगाना की सरकार चलती है। और इसी बात को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो केसीआर पर हमलावर है। अपने अंधविश्वास के लिए केसीआर जनता का पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लिहाजा लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सवाल है कि क्या इस बार भी चुनाव में केसीआर का अंक ज्योतिष और तंत्र मंत्र काम आएगा या फिर ज्योतिष के सारे गणित फेल हो जाएंगे और तेलंगाना में कमल खिलेगा? आइए आपको दिखाते हैं तेलंगाना में इस बार चुनावी गणित। केसीआर जो है वो फार्म हाउस में ही बैठे रहते हैं, कभी भी सचिवालय नहीं आए। बड़ा सचिवालय बनाया भी गया, लेकिन बावजूद उसके तांत्रिकों की बात मानकर वो बिल्कुल भी सचिवालय नहीं आते। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी दुर्भाग्य है तेलंगाना का, जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो ना फार्म हाउस से निकलते हैं और ना ही सचिवालय में आते हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, तेलंगाना में हार जीत का गणित बदल रहा है। आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और अमित शाह ने हैदराबाद में डेरा जमा लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीआरएस के बीच सत्ता के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। तेलंगाना में इस वक्त बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। कांग्रेस जहां करीब 70 सीटों पर मजबूत दिखती है, तो बीआरएस भी 80 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है। तीसरी तरफ बीजेपी, जो तेलंगाना में गेम पलटने की स्थिति में है। हैदराबाद समेत सभी शहरों में बीजेपी मजबूत दिख रही है और कांग्रेस और बीआरएस को टेंशन दे रही है। हैदराबाद, निर्मल, आदिलाबाद, करीमनगर, हुजूराबाद और निजामाबाद जैसे इलाकों में बीजेपी की स्थिति अच्छी है और किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। यही वजह है कि पीएम मोदी केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे हैं। केसीआर ने स्कीम्स का वायदा किया था, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ स्कैम्स दिए, स्कैम्स दिए, स्कैम्स दिए। केसीआर ने आपके बच्चों के लिए काम करने का वायदा किया था, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के लिए काम किया। केसीआर ने आपकी आय बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन करोड़ों के घोटाले करके हर साल अपनी आय बढ़ा ली।
क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता से मिलता नहीं? 2018 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो बीआरएस को 88 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें, एआईएमआईएम को 7, टीडीपी को 2, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन 2020 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो समझ आता है कि शहरी इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखती है। इस चुनाव में बीआरएस को जहां 55 सीटें मिली थी, वहीं 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने सारे समीकरण पलट दिए थे। ओवैसी की पार्टी 44 सीटें लेकर तीसरे नंबर पर थी और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। भारत माता की। निगम चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी तेलंगाना में कमल खिलाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उसी का असर है कि 3 साल में बीजेपी तेलंगाना में गेम पलटने की स्थिति में पहुंच चुकी है। हैदराबाद की गोशा महल में टी राजा सिंह और हुजूराबाद में इटाला राजेंद्र मजबूत स्थिति में है और केसीआर के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने ट्राइबल बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना बनाई है, मगर केसीआर ने तेलंगाना की यूनिवर्सिटी को इसके साथ मानने से इनकार कर दिया। इसके कारण गरीब ट्राइबल बच्चों का अधिकार जाता है। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही केंद्र सरकार की ट्राइबल स्कॉलरशिप पूरे तेलंगाना में लागू की जाएगी। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर भी काफी सीटों पर प्रभावी हैं। तेलंगाना में करीब 13% मुस्लिम वोट है, जो कि करीब 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों की मुस्लिम वोटों पर नजर है। तीनों पार्टियों में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की होड़ लगी है। केसीआर ने मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से आईटी पार्क बनाने का वादा करके बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। केसीआर ने कहा कि अगर फिर से उनकी सरकार आई तो हैदराबाद के पास पहाड़ी शरीफ में मुस्लिमों के लिए अलग से आईटी पार्क बनाएंगे। केसीआर का दावा है कि उनकी सरकार ने 10 साल में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केसीआर पहले ही सिर्फ मुस्लिमों के लिए 206 आवासीय स्कूल और कॉलेज बनवा चुके हैं। अगर मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर बीआरएस के साथ जुड़ा, कांग्रेस का सपना टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।